आप सभी के 6 सप्ताह बीत चुके हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के और अब अंतिम सप्ताह है यानी परीक्षा के पहले का ये सप्ताह जो आप सभी का फाइनल सप्ताह है और इसमें हम 7 दिनों का जो पूरा हमारा एक स्ट्रेटजी सेशन होगा इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे छात्रों के साथ जो समस्या होती है कि वो साल भर पढ़ते हैं लेकिन अंतिम महीने में या अंतिम 7 दिनों में उनकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाती है। दरअसल ये 7वां सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए, तो इसके लिए मैं कंप्लीट गाइडलाइन आज आपको दूंगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप जानते हो, शायद कुछ नई सीखने को मिले। और इसके बाद एक टारगेट सीट भी आपको मिलेगी। मतलब मैं 2 सीट आपको देने वाला हूँ। पहली सीट आपको एक गाइडेंस के लिए रहेगी, उसको अपने पास रखेंगे आप ताकि वो सीट आपको काम करे। ठीक है, हर मोमेंटम में वो एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस सीट है। और टारगेट सीट आपकी स्टडी सीट है कि अंतिम सप्ताह में एक्चुअल में पढ़ा क्या जाता है। हम 7 दिनों में अगेन फिर से पूरा रिवीजन करके जाएंगे इन 7 डेज में। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उन सब का रिवीजन। तो ये कैसे करते हैं? पॉसिबल है। यदि देखो अभी आप स्ट्रक्चर्ड वे पे 6 वीक आप यदि चले होगे तो आपने पाया होगा कि सिलेबस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट हमने नहीं छोड़ा, ठीक था सब कुछ। अब ये 7वां वीक एक तरीके से आप इसको एक नए तरीके से स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है? हम उसी ढर्रे को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे डे बाई स्ट्रेटजी डे बाई डे की मैंने दी है। ठीक है, डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। अब हमारा काउंटडाउन उल्टा चलेगा। ठीक है, डे 4 क्या करना है, डे 5 क्या करना है, फिर आपका डी डे आ जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना? तो ये अभी हमारा थॉट प्रोसेस पूरा रहेगा और मेरी आप सभी से एक ही उम्मीद रहेगी कि आप इसको फॉलो करेंगे। सर वो वाली सीट भी मंगवा दीजिए, एक सीट जो और आपको फाइनल वाली सीट थी ना उसको भी उपलब्ध करा दीजिए। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इस सप्ताह क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपके मन में तनाव बढ़ता है। एग्जाम का जो एक स्वाभाविक दबाव है वो इस समय होता है हर बच्चे में। तो एग्जैक्टली इस सप्ताह क्या करना है, डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर मैं आपको टारगेट वीक में आऊंगा। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं मेंटरशिप बैच के अंतर्गत जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको तय की हैं, सब चीजें मैं लिखित रूप में भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा नोट लिखा है। यदि आप मेरा टारगेट वीक फॉलो कर रहे थे तो पिछले 6 सप्ताह की मेहनत और निरंतर अभ्यास से आपने पूरा सिलेबस कर लिया है। ठीक है, अब आप पहुंच चुके हैं परीक्षा के निर्णायक सप्ताह में। यहाँ पे हमें 2 काम करना। सबसे बड़ी चीज है आपका आत्मविश्वास बढ़े, बना भी रहे और बढ़े। इसी टाइम पे आत्मविश्वास टूटता है, मेरा होगा नहीं होगा, परीक्षा वाला दिन कैसे जाएगा। वो एक जद्दोजहद में हर छात्र गुजरता है, जिसका सिलेक्शन होता भी है, जिसका नहीं भी होता है। आप भी संभावना उसमें चल रहे होंगे। लेकिन ये जो अंतिम सप्ताह है रिवीजन, कॉन्फिडेंस और स्मार्ट प्रैक्टिस का है, यानी अंतिम सप्ताह का सही उपयोग यदि आप कर पाएंगे तो आपका चयन होता है। नहीं इसी टाइम पीरियड पे बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। हाँ 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 ठीक, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक। हमें अब अगले इस सप्ताह में क्या क्या काम करना है, मैं पूरे सिलेबस के लिए जो ये टारगेट वीक दूंगा, 7वां वीक, इसमें पूरे सिलेबस का त्वरित पुनरावृत्ति होगी। कैसे होगी अभी आपको पता चल जाएगा। डे वाइज स्ट्रेटजी इस वीक में है। इसके बाद केवल महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। पीवाईक्यू करंट अफेयर्स का अंतिम अभ्यास करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मेंटल पीस है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास के तहत परीक्षा में बैठाना, ये मेरा उद्देश्य है कि आप इस सप्ताह इतना कूल एंड काम हो जाइए कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे बिल्कुल शांत मन से जाएं, बढ़िया से वो 2 घंटे में परफॉर्म करें। हमें इतना ही लाना है जितने में आप कट ऑफ पार कर जाएं। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते, इसलिए अतिरिक्त तनाव से बचना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे सारी चीज़ बताऊंगा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जब आप ये सीट के लिए मैंने दिया है, इस सीट में भी ये मैंने एक तरीके से डिस्क्लेमर डाल रखा है कि सभी विषयों के शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू और हाईलाइट्स, जो आपने हाईलाइट्स कर रखा हो, कीवर्ड बना रखे हो, केवल उसी का रिवीजन हम इस वीक में करेंगे। जो भी मैं आपको टारगेट दूंगा वो मैं टारगेट में बता दूंगा
केवल रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। कृपया करके नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा गया है उसी का रिवीजन करना है। इस सप्ताह में बहुत सारे बच्चे नए पढ़ने में उतर जाते हैं, ये काम भी नहीं करना है। इसके बाद रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है हमारी, ये मैं यहाँ पे अभी आपको स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज, आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, कुछ तो बनाया होगा, कुछ तो होगा आपके पास, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपने काम किया होगा, आपने बुक में हाईलाइट कर रखा होगा, शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा, यदि आपने पीवाईक्यू पढ़े हैं तो उसको भी शॉर्ट लिस्ट कर रखा होगा, ये काम कर रखा है, ठीक है। तो आपके सेल्फ नोट्स यहाँ पे काम करेंगे बहुत ज़्यादा, आप हर चीज़ में सेल्फ नोट्स बनाते हैं। संस्था के नोट्स हैं, यदि उनको भी आपने कैटेगराइज कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू, उन्हें भी, मतलब ये मैंने सोर्सेस के बारे में बताया कि रिवीजन का क्या करना है। इन्हीं से त्वरित हमें इस समय कार्य करना है। जो भी मैं सीट दूंगा, मेरे द्वारा दी गई जो सीट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंटरशिप की फाइनल सीट जो आपको दी जाएगी, उस टॉपिक पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि यहां से अधिक प्रश्न आते हैं जो इस सीट पे दिए गए हैं, ठीक है। डे वाइज स्ट्रेटजी है, हर दिन टारगेट सीट को अवश्य रिवाइज करें, तथ्यात्मक विषय को शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू और माइंड मैप से रिवाइज करें। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट अंतिम 7 दिनों में आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। प्रीलिम्स का डे एक कम से कम लगाना है, ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट भी बच्चे छोड़ देते हैं। देखो एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल पे जाके प्रैक्टिस ही करना है, वहां पे एक आपको टेस्ट देना ही देना है। तो यदि वहां पे हमें टेस्ट देना है तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट अभी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। लास्ट वीक में लोग टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद यदि कुछ गलत हो जाता है, अच्छा नहीं जाता टेस्ट, तो गलत पे ध्यान नहीं देना है आपको, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं तो कहता हूं आंसर की भी मत मिलाइएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चन अलग है, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन अलग है। हो सकता है टेस्ट पेपर का लेवल अच्छा ना हो, या टेस्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट हो, या उस लेवल का ना हो। तो इसलिए टेस्ट पेपर को आप दीजिएगा जरूर, लेकिन उस पर समय प्रबंधन कैसे करना है ये आपके एग्जामिनेशन हॉल का है, जो मैंने दे रखा है पेपर का। और इसका कम से कम मैं तो कहता हूं एक जीएस का लगा लीजिएगा, एक सी सेट का लगा लीजिएगा, इतना करके जरूर जाइएगा। एक दिन पूरा कंप्लीट अपना मॉक ड्रिल रखिएगा कि आज मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है। उस दिन दोनों पेपर उसी टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे आयोग की टाइमिंग हो। 9:30 बजे पहला पेपर दीजिए, फिर इसके बाद सेकंड पेपर का टाइमिंग पे जीएस का सी सेट का पेपर दीजिए। ये पेपर जरूर आपको देना चाहिए, इस वीक में आपको ये बहुत अच्छा पुश देगा। करंट अफेयर्स को मैं अभी बताऊंगा, लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, 6 से 8 महीने का है ना, वो सब चीज़ें टारगेट सीट में दी गई हैं। यूपी पीसीएस में भी कुछ टॉपिक मैंने दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट जो आपको टारगेट सीट में है, नींद पूरी लें। इस सप्ताह में आप अपनी नींद का कंप्रोमाइज ना करें। जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, सोना कम कर देता है, क्योंकि इस समय प्रेशर बढ़ता है, नींद आती भी नहीं है, फिर वो कहता है नींद नहीं आ रही है। तो पहले तो आप अपनी नींद को ध्यान रखिए, 7 कम से कम 8 यदि हो जाए तो और अच्छा है। 8 घंटे की नींद लीजिए। अब इस दौरान सोना ही सोना है, अब नहीं सोओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। 7 दिन एक अच्छी नींद लेकर जाओ, ठीक है। किसी भी हालत में परीक्षा से पहले मानसिक तनाव ना लें। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है, थोड़ा सा मैं कहता हूं रनिंग कर लो, ज्यादा नहीं कर लो, 1 घंटे रनिंग भी बहुत बहुत इफेक्टिव चीज होती है। मैं कह रहा हूं रनिंग करो, रनिंग करो, मेडिटेशन करो, कुछ करो, लेकिन अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में बॉडी के अंदर से पसीना निकलना चाहिए, उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। मैंने आपको क्या क्या, ये सप्ताह कॉन्फिडेंस का है। इस सप्ताह बच्चा जो रनिंग करने वाला भी है वो भी छोड़ देता है, यार अभी पेपर का टाइम है, अभी क्यों मैं करूं। ऐसा भी मत कर डालना कि सीधा दौड़ गए 25 किलोमीटर, फिर पड़े हो 7 दिन। थोड़ा हल्की एक्सरसाइज, हल्की, ताकि आपके अंदर एक पुश क्रिएट हो, बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज हो। हल्की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। यदि आप कभी नहीं दौड़े हो तो ज्यादा नहीं, 100 मीटर आराम से वॉक ही कर लेना, दौड़ना मत, नहीं तो फिर बॉडी पेन होगा, वो 7 दिन की रिकवरी टाइम उसमें लगेगा। बट मेरा आपसे सलाह है कि कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन, ये चीजें जरूर करिए, ठीक है। यदि समय से उठ जाए तो मेडिटेशन से बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करना, इससे क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, बॉडी में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एग्जामिनेशन वाले दिन पे सब काम आएगा। नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये भी एक गलती है। देखो ये सारी गलतियां, नींद नहीं लेना गलती, मेंटल प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादा है, एक्शन कम है।
एक्शन के लिए मैं एक्शन डे सीट दे रहा हूं आपको, डे बाई डे इसमें स्ट्रेटजी होगी, तो आपको फिर सोचना कम, काम करना ज्यादा होगा। डेली का टॉपिक डेली खत्म कर लोगे तो ही ये सीट मतलब ये आपको बूस्टअप देगी, नहीं तो नहीं देगी। आपने क्या किया, आज का पूरा नहीं किया, चलो कल कर लूंगा, फिर क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, 2 दिन का ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड भी आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज ओवरलोड ना हो। मैं फिर बोल रहा हूं 7 दिन में हम कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, क्या करना है कैसे करना है अभी मैं वो स्पष्ट कर दूंगा। तो नया टॉपिक बिल्कुल ना पढ़ें, रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस करें, हल्का भोजन खाइए, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि ऑयली वगैरह, संतुलित भोजन खाइए, पानी खूब पीजिए, छाछ पीजिए, है ना। आप लोग यदि आप लोग को दही पसंद हो तो दही खाइए, दही बहुत अच्छी चीज़ होती है, भोजन के साथ आप उसे लीजिए, शाम को नहीं लेते लेकिन दिन में जो आपका लंच हो उसमें दही एक पैकेट जरूर इनबिल्ड कर लीजिए, छाछ इनबिल्ड कर लीजिए, उससे भोजन पचता भी अच्छा है और उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके बाद परीक्षा दिवस की तैयारी, एग्ज़ाम वाले दिन की तैयारी, इसमें हर चीज़ अभी आगे मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है, अभी फोटोकॉपी करा लो, उस दिन एक दिन का मत रखो, 2 फोटोकॉपी करवा के रख लो, 2 पासपोर्ट फोटो रख लो अपनी, आधार कार्ड आईडी प्रूफ रख लो, नीली नहीं काली पेन आपको रखना है, ब्लैक पेन, OMR वाला एक पेन आता है, नीला रखिएगा तो वो अपने लिए जो है बुकलेट के लिए रखिएगा, OMR ब्लैक पेन से ही भरना है। ये बाकी सारी बातें छोटी छोटी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। देखो मेन चीज है, ये जो टाइम पीरियड है डिसिप्लिन का है, यदि आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं होगा और ये प्रैक्टिस सेट यदि आप पूरा कर लोगे, देखो 7 दिन में एक प्रॉमिस होने जा रहा है हमारा, 7 डेज प्रॉमिस पूरा करोगे तो ये आपके अंदर आत्मविश्वास भर देगा ऑटोमेटिक, यदि प्रॉमिस पूरा कर लोगे तो। हम जब भी कोई प्रॉमिस करते हैं चाहे छोटा ही करिए, यदि आपने उसे पूरा कर दिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। इस समय 2 कंडीशन है, आपके ब्रेन की पावर बढ़ चुकी है, आपका फोकस बढ़ चुका है, आप कोई भी चीज पढ़ोगे बहुत जल्दी कैप्चर करोगे, ये इस टाइम की खूबी होती है परीक्षा के पहले की। इस खूबी का फायदा उठाना है हमें, ये पावर तब नहीं मिलेगी आपको जब 1 साल पढ़े होंगे परीक्षा को, 6 महीना पढ़े होंगे परीक्षा को, 7 दिन में ही मिलती है ये पावर। आपके पास इस समय सुपर ब्रेन है, अब सुपर ब्रेन को यदि एंजाइटी में ले जाओगे तो वो ब्रेन आपका बेकार हो जाएगा, डल हो जाएगा, आप औषाधों में भरने लग जाओगे, और उसका प्रयोग यदि टारगेट सीट पूरा करने में कर लोगे तो शायद कुछ अलग ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभ्यास करिएगा इस टारगेट सीट का, डिसिप्लिन रहिएगा और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ज्ञान की परीक्षा नहीं है बल्कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी की परीक्षा है। हमारी पढ़ने की रीडिंग स्पीड कैसी है, क्वेश्चन को कैसे हम वहां पे निगेटिव मार्किंग से बचते हैं, वही एक्यूरेसी है आपकी। आप सही करके आ रहे हो लेकिन नेगेटिव में क्वेश्चन के आंसर जा रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब। आपने पिछले हफ्तों में जो भी पढ़ा है पहले तो उस पर विश्वास करिए, आपने काफी कुछ पढ़ा है। इस दौरान बच्चे को यह भी लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, या मैंने जो भी पढ़ा था सब मिट्टी था, सब खत्म हो गया, मतलब अपनी पूरे साल 2 साल 10 साल सबकी पढ़ाई को बेकार कर देते हो। उस पर भरोसा करो, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो काम करेगा। अंतिम दिन जब लास्ट, अभी इस पे भी आएंगे, मैंने अलग अलग से भी बनाया है, ये 1 दिन पहले का है, वो तो अभी टारगेट सीट दूंगा 7 दिन की डे वाइज, है ना। 1 दिन पहले क्या करना है, एग्जाम के 1 दिन पहले, जिस दिन एग्जाम आपका होगा, यानी कि 12 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स है तो 11 अक्टूबर को क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ये मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत बच्चे उस दिन भी बहुत सारी चीजें नई लेके बैठेंगे, आज मैं आंकड़ा देख लेता हूं, नहीं पढ़ रखा तो छोड़ दो, आप उसमें अब जो पढ़ना था पढ़ लिया। परीक्षा के 1 दिन पहले कोई नया टॉपिक शुरू मत करिए, अपने शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू हाइलाइट्स को हल्का हल्का थोड़ा देख लीजिए, पलट लीजिए, मैं उसे पलटना शब्द बोल रहा हूं। कुछ आपने कहीं पे साइड में कॉर्नर पे कुछ लिख रखा है उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता मानोगे तो नहीं आप, मैं ये कह दूं कि एग्जाम के 1 दिन वाला दिन बिल्कुल रिलैक्स मोड पे होना चाहिए, तो नहीं मानोगे आप। तो भी मैंने इसलिए लिख दिया, हल्का हल्का दोहरा लीजिए, रख लीजिए अपने पास, एक बार रिवाइज कर लीजिए लास्ट में। ठीक है, स्मार्ट वे पे रिवीजन करें, साइंस का वेटेज ज़्यादा है, आपका कमजोर है उसको फोकस करें, हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है उसको फोकस करें। ये नहीं कि आप कुछ ऐसा पढ़ने बैठ गए जिसका वेटेज कम है और आप उस पर एनर्जी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट या भारी पढ़ाई से बचें, इस दिन टेस्ट पेपर हल करने की बजाय अपना जो है पढ़ना ही है, टेस्ट पेपर वगैरह लास्ट दिन नहीं करना है, वो खुद पे बोझ ना डालें, दिमाग को आराम दें, शरीर और दिमाग का ख्याल रखें।
अपने दिमाग के ख्याल के लिए आपने कुछ नहीं किया आज तक, है ना, शरीर के ख्याल के लिए भी कुछ नहीं किया। तो जरूरी है कि आप पूरी नींद लेके जाएं। उस दिन आमतौर पे बच्चों को क्या होता है कि रात में नींद नहीं आती है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको घबराहट सी होती है। सबसे पहली चीज़ है वो दिन होता है एग्जाम सेंटर में पहुंचने का। बहुत सारे लोगों को कहता है एक काम करेंगे सुबह सुबह निकलेंगे पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं मैं कभी भी सलाह नहीं देता। यदि आपका सेंटर 50 किलोमीटर के दायरे से दूर है, 50 किलोमीटर तक तो मैनेज हो सकता है कि आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आपका सेंटर 50 किलोमीटर से दूर है तो मेरी आपको सलाह है कि आप रात में ही सेंटर में पहुंचिए। जब आप रात में सेंटर में पहुंचिए तो आप सेंटर विजिट कर लीजिए, आप सेंटर देख भी लीजिए कि कहाँ पे आपका सेंटर है, ताकि सुबह वो हड़बड़ी वाला उठा पटक ना होना चाहिए। सुबह उठे पहले दिमाग में पागलपन चल रहा है, किधर सेंटर है, किधर पेन पड़ा है, किधर एडमिट कार्ड पड़ा है, वो झाम नहीं होना चाहिए। आप ऑर्गेनाइज हो। अगले दिन आपको बस एक टारगेट है कि 9:30 बजे पेपर मिला, आप बढ़िया से पेपर को खत्म करेंगे। सुबह हड़बड़ी भरा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक दिन पहले जाके सेंटर देख लिया। सेंटर देखने के बाद आराम से इत्मीनान से आए, टाइमली खाए, सो गए। ठीक है, तो पर्याप्त नींद लीजिए, 7-8 घंटे 9 घंटे की नींद लीजिए। 9 बजे ही बिस्तर में चले जाइए। नींद नहीं आ रही तो फिर क्या करें? अब समस्या है कि अब भाई ठीक है चलो नींद लें तब ना, जब नींद आए। मोबाइल को तो बहुत ही दूर कर दीजिएगा, नहीं रात को 2 बजे हुए दिखेंगे आपको। 2 बजे भी आपको नींद नहीं आएगी यदि मोबाइल हाथ में है तो। बस पड़े रहिएगा आसमां, वो देखते रहिएगा, छत अपनी जो भी जहाँ पे भी है, वो भी मत लगे। अंतिम और बाहरी वाली रहत कल रावण का खत्म कर दिया। आज के टाइम पे रावण ही रावण को मार रहे हैं, राम है ही नहीं आज के टाइम पे, है ना। सबके अंदर का राम जो है वो सुसुप्त अवस्था में है, उसको जगा ही नहीं रहे। एक्चुअल में ये पूरा पर्व था दशहरे का कि आप अपने अंदर के रावण को मारे, या लोगों ने शॉर्टकट अपनाया कि अंदर वाला तो लोगों ने कहा बाहर बनाओ बढ़िया लकड़ी का, उसको लगाते हैं, अपने अंदर वाले के लिए कोई वो नहीं। दशहरा का दिन होना चाहिए था मेडिटेशन का, अपने आप को जानने का, इस तरीके का दिन होना चाहिए। हमने क्या किया उसको शॉर्टकट, अपने वाले में काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो वो अलग बात हो गई। तो उस दिन बढ़िया से सोना है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नींद ही आपको एग्जाम वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म कराएगी। जो लोग ट्रेन के सफ़र में रहे हैं कि भैया गाड़ी चल रही तो भी वहाँ भी कैसे भी करके एडजस्ट करो। जनरल वगैरह में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, रिजर्वेशन स्टूडेंट के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी टाइमली पहुँच जाएँ। रेलवे स्टेशन में देखो जब कभी जाओ, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, हर जगह गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे पहुँच जाइए, वहाँ पे आपको व्यवस्था ठीक ठाक मिल जाएगी। ये फाइनल सीट है, ये मैं ऐप में अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा लूँगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जो सीट में डिस्कस कर रहा हूँ ये अपने साथ रखिएगा, इस टाइम पे काम आएगी आपके। ठीक है, इसके बाद ये परीक्षा वाले दिन के एक दिन पहले की चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ तनाव कम करने के लिए हल्की वॉक और मेडिटेशन करें। वही यदि हल्की रनिंग की आदत है आपको तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, मतलब ये चीज़ मुझे पता है। अतिरिक्त कॉपी मुझे। इसके बाद ये परीक्षा सामग्री आपके पास टाइमली अपने पास अरेंज कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ। ठीक है, परीक्षा केंद्र का पता और समय को दोबारा चेक कर लें। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आप ये ज़रूर हर बार अब पर डे कहना चालू करिए कि जो भी पढ़ा है मैंने वो पर्याप्त है और परीक्षा के लिए इनफ है। ये नहीं कि मैं जो पढ़ा हूँ अभी बाकी बचा पड़ा है, ये पढ़ा है, उसको साइड रखो। खूब पढ़ लिया आपने, अभी इससे पहले आरओ का पेपर था उसमें भी खूब पढ़ा ही था। ठीक है, कब तक अधूरापन महसूस करोगे? कभी तो संपूर्णता लाओ कि आज मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने तो पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, इतना भाव कह के जाओ। मैं कह रहा हूँ 1000 अधूरी तैयारी हुई हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता हर तैयारी अधूरी लगती है, लेकिन तब भी आप अपने मन में एक बात कह के जाओ कि अब मेरी तैयारी संपूर्ण है। कभी तो संपूर्ण बोल करके एग्जामिनेशन हॉल पे बैठो। ये वाला एग्जाम संपूर्ण बोल करके बैठना कि मैं एग्जामिनेशन में जा रहा हूं तो ये संपूर्ण एग्जाम के लिए जा रहा हूं। ठीक है, मेरा आपसे आग्रह है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। तो आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने अंदर यह विश्वास रखें कि आपने मेहनत की है, आप सक्षम हैं। हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं है, बल्कि सही प्रश्न का सही चयन करना ही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। ठीक है, कौन सी आ गई आपको? अभी टारगेट सीट दूंगा, क्या हो गया? हाँ, कुछ तो हुआ था।
आपका दिमाग यहाँ नहीं है। एग्जाम वाले दिन दिमाग वहीं रखना है 2 घंटे, उसी टाइम पे जब एग्जाम चल रहा हो। उस दिन भी कई बार वहाँ नहीं होता है ना, वो फिर क्या है कि इधर उधर करता है। तो परीक्षा केंद्र, परीक्षा के दिन की रणनीति, जिस दिन प्रश्न पत्र हो, कैसे पेपर हल करना है, ये सब बातें इसमें मैंने लिखी हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न करना है, यहाँ पे मैंने राउंड भी लिख दिए हैं, पहले राउंड को कैसे हल करें, सेकंड राउंड को कैसे हल करें, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो परीक्षा में ये आपका अगला है परीक्षा के दिन की रणनीति, स्ट्रेटजी। ठीक है, अभी से मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे सेशन में इन पे लूंगा। परीक्षा केंद्र पे समय से पहुंचना, हड़बड़ी में नहीं पहुंचना है कि पता चला कि अब तो साढ़े 8 बजे का रूल है, सेंटर क्लोज होता है। बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक में आपका आइरिस स्कैन और सारी चीज़ें पिछली बार से आयोग ने किया है, बढ़िया से आप वो सब 1 घंटा पहले पहुंचिए। आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ कुछ मत ले जाइए। सबसे पहली चीज़ तो बैग मत कैरी करो, कहीं पे बैग रख दो। हाँ, कोई भी चीज़ कैरी मत करना, वो फिर क्या होता है ना, सुबह सुबह एक टेंशन होती है, ये करा के लाओ। एक ट्रांसपेरेंट बोतल लो जिसमें पानी आप अपना कैरी करो, बाकी जो भी चीज़ें हैं। बैग भी कैसे, अभी जा रहे हो कहीं पे तो बाहर यदि कोई दुकान खुली हो पहले ही रख दो उसे। ट्रांसपेरेंट बोतल तो अलाउ होगी, नहीं है? नहीं है? अच्छा, यदि नहीं करें तब तो फिर उनकी बात मानना। चलो, अच्छी बात है, बेल्ट में तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ नहीं ठीक है, देखो वो तो जो आयोग जितने भी फिल्टर लगाए करना चाहिए, बस ये है कि पेपर लीक ना हो, ईश्वर बस यही करे। फिल्टर उनके सपोर्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो जो आपका एग्जाम सेंटर में पहुंचने का, उसमें कोई हड़बड़ी ना रहे, दूसरी चीजें ना चले, मन में एक डर सा ना रहे। अब मान लो आप लेट पहुंच रहे हो, तो लेट पहुंचने में एक अलग डर होता है। क्या हो बेटा, पानी? ठीक है ना, पानी पी लो आप थोड़ा। कोई नहीं, पानी पी लो आप आराम से। ठीक है, सुबह मतलब बढ़िया रहे, एग्जाम रूम, सीट ये सब ढूंढ के आराम से बैठ जाएं। अंतिम समय में नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश बिल्कुल, वो एग्जाम सेंटर में जो चलता है वो भी उस टाइम पे भी नहीं छोड़ते हैं, ले जाते हैं, वो अंतिम सेकंड में कुछ देख ले, वो सब बचपना है, मत करिएगा। बचकानापन बिल्कुल भी। लास्ट अब जितना पढ़ना है, यही 7 दिन दे रहा हूँ, 7 दिन में खूब मन लगा के पढ़ लो। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे ओएमआर सीट शुरू में जैसे रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सब्जेक्ट कोड, ये सब कुछ आता है, आराम से पढ़िए। ओएमआर को पूरा भरिए, साफ साफ भरिए, बीच में गैप ना छोड़िए। इसके बाद सभी राउंड के प्रश्न पत्र हल करने के लिए ओएमआर भरना है, वो मैं बताऊंगा। लास्ट में 10 मिनट आपके पास ओएमआर चेकिंग में रखना है। अब जीएस के पेपर को कैसे टाइम मैनेज करना है, ये भी मैंने इसमें लिख दिया है। टारगेट सीट मतलब इसमें हर चीज लिखी हुई है। फर्स्ट राउंड 70 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, 100% श्योर वाले या पक्के प्रश्न पत्र हल करना है। आप लोगों के क्वेश्चन 100 से 110 के बीच में होने चाहिए। यदि ये कर ले गए, 100+ चला गया फर्स्ट राउंड, तो आप ये मान के चलिएगा कि एक्चुअल में जबरदस्ती नहीं, मैंने यहाँ पे लिख रहा है 100% श्योर होने चाहिए आप वो क्वेश्चन हल करना फर्स्ट राउंड में। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो, 20 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, जिसमें आप 100% श्योर सभी पक्के को एमआर में भरेंगे। ठीक है, केवल जिनमें श्योरिटी है। अच्छा, फर्स्ट राउंड में आप उनको भी सिलेक्ट कर चुके होंगे जिसमें आप 50-50 हैं, वो जब आप पूरे 150 पढ़ेंगे तब आपको तय हो गया होगा। ठीक है, दूसरे राउंड में आपको 20 मिनट दे रहा हूं, 50-50 डाउटफुल क्वेश्चन पर वापस जाइएगा, हल करने के साथ साथ उनको हल करिए। 50-50 सारे करने, 50-50 सारे करने, ओएमआर में साथ साथ भरते भी जाना है। पहले राउंड में पहले केवल क्वेश्चन हल करेंगे 20 मिनट, फिर आपको ओएमआर भरने के हैं। सेकंड राउंड में 20 मिनट में 50-50 क्वेश्चन देखना है। उसमें जो फर्स्ट कॉल आए आपकी, उसमें कंफ्यूजन कॉल में मत जाइएगा। कई बार क्या होता है, फर्स्ट कॉल ने कहा बी है, कंफ्यूजन कॉल आपको सी और डी में ले जाती है। फर्स्ट कॉल को प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको। तो ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। यदि आप देखें तो ओवरऑल यदि आप 100 आपके 100% श्योर होते हैं तो 125 जाएंगे आपके टोटल, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मिला के। फाइनल 10 मिनट में पूरी ओएमआर शीट को क्रॉस चेक करने के लिए भी टाइम आपके पास होना चाहिए। पेपर जब आपको मिले पहले देख लेना कितना बड़ा है। सबसे पहले पेपर का साइज कितना, उसी हिसाब से स्पीड शुरू से पकड़ के चलनी है। कई बार क्या होता है, पेपर पिछली बार वाला पेपर में 22 दिसंबर वाले में क्या डिफिकल्टी थी, पेपर लेंदी बहुत था, मतलब एक ही बार पढ़ने में फर्स्ट राउंड में ही टाइम खत्म हो रहा था। तो वो क्योंकि आराम से पढ़ रहे थे शुरू में। कई बार क्या होता है, पीछे के क्वेश्चन छोटे होंगे, आगे के क्वेश्चन लेंदी होंगे, इसलिए कह रहा हूं पूरे 150 के 150 क्वेश्चन करिएगा।
ठीक है, ये जरूरी है 150, इसलिए शुरू से ही स्पीड पकड़ के चलनी है, और ऐसा न रहे शुरू में मंद चलो फिर तेज हो, ठीक है, तो वो चीज भी आपको एग्जामिनेशन हॉल पे ध्यान रखना है। सेकंड राउंड में 20 मिनट में, ठीक है, ये हो गया। फाइनल राउंड 10 मिनट, पूरी ओएमआर सीट को क्रॉस चेक करना है। प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुसार 20 से 25 प्रश्न अवश्य छोड़ना है। प्रश्न पत्र कठिन आता है तो 25 क्वेश्चन, यहां तक 30 क्वेश्चन भी हो सकते कर दो, पर कम से कम 125 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 120 से नीचे तो जाना ही मत, नहीं तब भी गड़बड़ है। बहुत ही कठिन पेपर आ गया, आपको लग रहा है यार ये तो बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही, तो फिर 120 की कॉल ले लो, ठीक है। और पेपर आसान लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो 130 की कॉल भी ले सकते हो, 20 ही छोड़ सकते हो। ये आपको वहां पे देखना, मैंने यहीं पे प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुसार, ठीक है। जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आते हैं उनको बिल्कुल नहीं करना है। यहां पे साफ लिखा है थर्ड राउंड में जो नहीं आते हैं 20 से 25 प्रश्न छोड़ना है, स्पष्ट है। सी सेट की पेपर की स्ट्रेटजी भी मैंने डाला है, क्वालिफाइंग है यानी 33 क्वेश्चन करना है, इसलिए स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रखनी है इसकी। 60 प्रश्न करने हैं इसमें, 60, 33 तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए, पर 33 नहीं, मैं चाहता हूं आपके 45, 40 से 45 सही हो। तो उसके लिए क्या 60 करोगे तो 60 में 10 तो गलत होंगे। अच्छा 50 करते हैं मान लो 1%, तो क्या होगा, मान लो यदि आपके 10 या 15 गलत हो गए तब वहीं फिर बाहर हो गए आप, वहीं से 15 गलत हो गए तो बाहर ही हो गए। इसलिए 60 का एवरेज क्या करता है, बिल्कुल फिट रखता है आपको, कट ऑफ क्रॉस कराएगा आपकी, ठीक है। तो 60 कम से कम। फर्स्ट राउंड 40 मिनट मैंने पहले अर्थमेटिक के लिए दिया है, बच्चा इसको बाद के लिए छोड़ता है, बाद में बहुत प्रेशर होता है। पहले मैथ से निपट लो, आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो छोड़ दो। आते भाई मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन आए मैथ के, 15 में 5 आ रहे हैं, क्लियर करके बस मैथ क्लियर कर लो अपनी, उसके लिए बात सेकंड राउंड छोड़ो ही नहीं मैथ को। ये फर्स्ट राउंड में बन रहा है तो ठीक है, सेकंड राउंड में टाइम ही नहीं लगाना। यदि बहुत टाइम यदि लास्ट में हो जाए कि चलो बच ही जा रहा है तब देख लेना, नहीं तो फर्स्ट राउंड आप मैथ से ही शुरू करो, सेकंड राउंड रीजनिंग उसी में। फर्स्ट राउंड में मैथ और रीजनिंग दोनों है, यदि चाहो तो रीजनिंग से शुरू कर सकते हो, यदि चाहो तो मैथ से शुरू कर सकते हो। मैं मतलब अपने व्यक्तिगत तौर पे सलाह दूंगा मैथ को निपट लो, क्लियर हो जाओ एक तरफ कि या तो मेरे एक भी सही होंगे या तो नहीं है। मैथ बच्चों के साथ बहुत सारे लोग के लिए हर्डल है, पर जो लेवल है आयोग का, यदि आपने पीवाईक्यू कर रखे हैं तो आप मैथ से भी 5-10 क्वेश्चन निकाल लेंगे। फिर रीजनिंग लगभग अप्रॉक्स सारे होने चाहिए आपके। यदि आपका मैथ गड़बड़ है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके जरूर हो जाने चाहिए, बहुत आसान रीजनिंग आती है। इसके बाद आसान और पक्के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। पहले राउंड में मैथ रीजनिंग है तो पहले राउंड के 100% श्योर को अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत ओएमआर सीट फाइल फिल करिए अपनी। 40 मिनट वहां पे है, 10 मिनट यहाँ पे, मैंने टाइमिंग तक मेंशन कर दी है ताकि आप अभी जो 7 दिन का टाइम है उसमें इस सीट के थ्रू अपनी स्ट्रेटजी बना लें, एक टेस्ट पेपर दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड राउंड 40 मिनट का अगेन आ रहा है कंप्रीहेंशन के लिए और कम्युनिकेशन स्किल के लिए, इसमें टाइम सबसे कम लगता है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल इन दोनों को कर लीजिए। कुछ बच्चे हो सकता है सेकंड राउंड को फर्स्ट राउंड में रखना चाहे, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, मैं अपना सजेशन दे रहा हूं। इसलिए मैं बोला क्योंकि मैथ और रीजनिंग के चक्कर में क्या करोगे आप, जैसे मान लो आपने पहले कम्युनिकेशन स्किल और ये कर लिया, अब उसका पेपर आपका सही नहीं बना, आपको लगा चलो मैथ रीजनिंग में बेटर कर लूंगा, पहले एक एक तरफ से क्लियर होते चलो। और मैथ रीजनिंग करनी चाहिए क्योंकि बाद में क्या होता है कई बार इधर ज्यादा टाइम दे दोगे, कम जैसे आपने कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट किया, इसमें आपने टाइम ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, वो कम टाइम पे सॉल्व होने वाली चीज नहीं है। उसको चाहिए, मैथ को रीजनिंग को चाहिए प्रॉपर टाइम, इसलिए फ्रेश ब्रेन में उसी को पहले निपटा लो। आ रहा है ठीक है कर लो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है। फिर सेकंड राउंड इसमें ज्यादा ये मतलब आपको ये ज्यादा तनाव वाली चीज नहीं है, आराम से इसको कर लो, ठीक है। क्योंकि यदि ये नहीं बने तो फिर वो करने में आपको आफत आ जाएगी, इसलिए पहले उन्हें निपटा लो, मेरी सलाह है। बाकी आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर लेना आपके अकॉर्डिंग, मैं इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूं। 100% श्योर क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट करिए, कठिन क्वेश्चन में समय ना गंवाएं। कम्युनिकेशन स्किल में कुछ क्वेश्चन में हर्डल्स आ सकता है, यदि पीवाईक्यू कर रखे हैं तो शायद ना आए, लेकिन फिर भी। ओएमआर सीट 10 मिनट आपका टाइम है, फर्स्ट राउंड के सारे पक्के आपने भरी रखे हैं, सेकंड राउंड के भी आपको भरना है, जल्दबाजी से बचे, एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करें। फाइनल राउंड आपका रहेगा, ओएमआर को क्रॉस चेक करें, सुनिश्चित करें कम से कम 50 या तो 60 अटेम्प्ट 60 करने हैं आपको पक्के। मैंने बोला 100% श्योरिटी वाले 50 होने चाहिए, 10 आपके 50-50 हो गए तो भी चल जाएगा। यदि सी सेट बहुत ही आसान लग रहा है 70 में जाओ 80 में जाओ कोई दिक्कत नहीं।
पर कम से कम 60 अटेम्प्ट करना, 50 जिसमें 100% श्योरिटी वाले आपके होने चाहिए, कम से कम 60। क्योंकि आप खुद देखो ना, आप 50 अटेम्प्ट करोगे तो 100% बोल रहा हूँ, 50 के 50 सही नहीं होते, 10 तो गलत होते ही होते हैं। यदि 15 हो गए तो बाहर, फिर जीएस की कॉपी चेक नहीं करनी है, तो क्यों ये रिस्क लिया जाए, है ना। इसलिए सी सेट एक बहुत बड़ा हर्डल है। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का लास्ट में जाके सी सेट गड़बड़ा जाता है। हल करने का यहाँ पे तरीका बता रखा मैंने, पहले रीजनिंग कर लो, ठीक है, एप्टीट्यूड कर लो, कंप्रीहेंशन पैसेज कर लो, कम्युनिकेशन स्किल कर लो, यहाँ पे हल करने का पूरा मैंने बता रखा है। क्या सीक्वेंस रखिए, और सी सेट में 50 पक्के लिखे हुए, 100% श्योरिटी वाले को पर्याप्त होता है। एक्यूरेसी अटेम्प्ट जितने कम गेस लगाएंगे उतना बेहतर है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है गेस बहुत मारते हैं लोग। स्ट्रॉन्ग सेक्शन मैथ और रीजनिंग से शुरुआत करें, वही सिलेक्शन की गारंटी है। इसको बाद में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, फिर हड़बड़ी होती है, फिर हमारे पास गड़बड़ हो जाता है। कंप्रीहेंशन और लेंदी पर, इसमें क्या होगा, जब मैथ रीजनिंग आप पहले शॉर्ट लिस्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा काम केवल कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन इसके लिए बचाएगा, तो फिर उसे सावधानी पूर्वक करोगे। पहले क्लियरिटी, पहले इसके भरोसे बैठे हो, पता चला वो भी गया ये भी गया, तो इसलिए आपको ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है। ब्लाइंड गेस, निगेटिव मार्किंग से बचिए, ये भी है। किन गलतियों से बचना है, ये भी चीज़ें सारी बातें यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सी सेट हल्के से ना ले, स्टूडेंट यहीं फेल होते हैं। बहुत अच्छों का जीएस बहुत अच्छा जाता है, सी सेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश को भी देखिए, इंग्लिश भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, उनको भी देखिएगा। आंसर, सभी आंसर अंत में भरने की गलती ना करें, पहले राउंड के बाद आंसर भरें, सेकंड राउंड के बाद आंसर भरें, ये जरूर देखें। घबराहट या दूसरों के अटेम्प्ट को देखकर स्ट्रेटजी ना बदलें, ठीक है। ये मैंने कुछ आपको बताया है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये आपका है प्रीलिम्स के बाद की रणनीति, तो ये बाद में पढ़ लीजिएगा कि बाद में क्या क्या चीज़ें हैं। परीक्षा के तुरंत के बाद ऑफिशियल की अगले दिन आ जाती है, मतलब पीसीएस में अप्रॉक्स एक दिन का मान लो गैप, मैं कह रहा हूँ 2 दिन का गैप भी हुआ। आयोग के ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करिए, उससे पहले कोचिंग आंसर की बहुत सारी आ जाती हैं, टेंटेटिव स्कोर निकाल लीजिए आप उससे। अपने मार्क्स को कट ऑफ ट्रेंड से कंपेयर करिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछला कट ऑफ कितना था, पेपर का लेवल कैसा था, बहुत सारे लोग कट ऑफ बताते हैं। यदि कट ऑफ ऊपर है तो मेंस की तैयारी करें, शुरू कर दें तुरंत ही। यदि बॉर्डर लाइन में है तो डाउट का समय ना लेकर मेंस की तैयारी तब भी करें, ठीक है। यदि कट ऑफ से काफ़ी नीचे है तो गैप, उसके यदि कट ऑफ से नीचे चले गए काफ़ी नीचे, तो समझिए फिर बैठिए कि आपके साथ समस्या क्या है एक्चुअल में। ये नहीं करता बच्चा, गैप एनालिसिस हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं अगले साल में फिर कूद पड़ते हैं। तो अगले अटेम्प्ट की रणनीति बनाइए, गैप एनालिसिस में कमजोरियों का विश्लेषण करिए, किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा गलती हुई है, सब बातें इसमें मैंने लिख दिया है। इरर्स को पहचानिए, है ना, ये भी मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है कि कैसे गड़बड़ कहाँ कहाँ पे हुई है। फिर इसके बाद मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, यदि कट ऑफ के आसपास हैं तो कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पे सूचना दे रहा हूँ, हम तुरंत ही 12 को एग्ज़ाम होगा, इस बार 15 तारीख से मैं आप सभी का मेंस मेंटरशिप स्टार्ट करूँगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम टारगेट भी देंगे और हर सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन का आपका पूरा टेस्ट पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस सेट होगी, जिसका आंसर शीट भी मैं दूंगा। कैसे टाइम मिलता है अप्रॉक्स 90 से 100 दिन का, उस हिसाब से आप अपना जोड़ घटाव लीजिए। अभी चल रहा है 12 को मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो 12 नवंबर तक रिजल्ट की संभावना रहेगी। बार वही जनवरी के बाद, जनवरी में मान लीजिए, अब जनवरी मान के चलो, ठीक है। 90 दिन का कम से कम टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि काफ़ी रहता है। यूपीपीसीएस मेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा आपसे, आपके डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार भी रखना, जैसे प्री हो देख लेना सब ओके है मामला, ठीक, क्योंकि सब मांगेगा आपसे, फिर वो भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी हैं इसमें मैंने, देखो कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ी नहीं है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर जगह पे जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं सब चीज़ें डाल दी हैं। तो मेंस का हम स्टार्ट करेंगे तुरंत बाद, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, मेंस तो करना ही करना है, ठीक है। तो मेंस का मतलब हम ये करेंगे कि एक सब्जेक्ट देंगे, जैसे मैंने सब्जेक्ट कितने हैं, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ के आएंगे, मैं सोर्सेज बताऊंगा, फिर उसी से 20 क्वेश्चन बनेंगे हर एक टॉपिक से। उन 20 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आके टेस्ट पेपर होगा, फिर उसकी एक आपको बुकलेट मिलेगी, जिस बुकलेट में उन सबके आंसर लिखे होंगे, मॉडल आंसर। क्या दिक्कत है, ऐसे यदि बना दें सिस्टम तो ऐसे ही मैंने सोच रखा है, कर देंगे, करने की सोचिए, करेंगे इस बार, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा
करंट वाली अभी तक की पढ़ी है आपने, पार्ट 1? हाँ 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 बताए। हाँ रिपीट है, मुझे भी पता है। जैसे मराठा सैन्य परिदृश्य रिपीट हुआ होगा एक सेगमेंट में। हाँ, बाकी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, पीवाईक्यू मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, चलो मैं अब आगे चलता हूँ। नेक्स्ट अगले उसमें आता हूँ आपके टारगेट सीट में। ये भी आप लोग ले लीजिए। सातवें सप्ताह में आ चुके हैं हम लोग। इसमें डे 1 है। सबसे पहली बात, मैंने डिस्क्लेमर शुरू में दे रखा है कि क्या ध्यान रखना है। ठीक है, 6 वीक की मेहनत 7वें वीक पे काम आएगी आपकी, इसलिए 6 वीक को अपने थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलिएगा। 6 वीक की मेहनत आपकी, इसमें हम पूरा सिलेबस को रिवाइज करने जा रहे हैं। केवल महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स का अंतिम अभ्यास करेंगे और आत्मविश्वास के साथ आपको एग्जाम में बैठाना, यही अल्टीमेट गोल है। डे 1 में सब्जेक्ट वाइज अब चीज़ों को लेकर चलना है। जो बताऊंगा उतना इसमें पेन कागज ले लो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियरिफाइज करूंगा आप लोगों को। डे 1 है पॉलिटी का। पॉलिटी में केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ना है आपको, केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद। टोटल 395 अनुच्छेद में से 100 अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना है। मुश्किल से 2 घंटे लगने चाहिए। यदि आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा, कुछ हाइलाइट्स बना रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, आपने हाईलाइट शॉर्ट नोट्स कुछ तो बनाया होगा, कुछ तो किया होगा इस टाइम पे कि नहीं किया। हाइलाइट्स आपने बना रखे होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं किया तो फिर मैं आपको कहूँगा पीवाईक्यू हैं। एक 1 लाइनर करके आती है, इसकी वाणी की भी आती है, घटना चक्की भी आती है, आपकी खुद की अपनी बना ली होगी। यदि नहीं बनाई तो फिर वैसे भी रेस से बाहर हो। किया क्या अभी तक में? फिर अपने शॉर्ट नोट्स ही नहीं है तो ऑलमोस्ट आपने काम ही नहीं कर रखा कुछ भी। फिर आप वही है कि फिर जीरो से शुरू करते हैं, फिर वही पढ़ते हैं। तो ये मुश्किल से 3-4 घंटे की कहानी है। 3-4 घंटे में आपके सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। पीवाईक्यू मैंने लिख दिया है साथ में, ताकि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप पीवाईक्यू उठा के पीवाईक्यू तो देखना ही देखना है। आपके शॉर्ट नोट्स में पीवाईक्यू तो हाईलाइट होना ही चाहिए था, नहीं है तो पीवाईक्यू कर लीजिएगा। ठीक है, माध्यम आपको पता है बहुत सारे हैं। दूसरा है सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो उसमें भी सारे नहीं पढ़ने, मुश्किल से 15-20 आप लिख लो। ये आर्टिकल के अंतर्गत लगभग कितने आर्टिकल होंगे? 100 आर्टिकल। और संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने हैं? अरे भाई 106 नहीं पढ़ेंगे हम, 15 के आसपास, वो भी जो पीवाईक्यू में आए हों, जो बार बार पूछे गए हों। बस इनका त्वरित रिवीजन डे 1 में करेंगे, यानी अगला दिन कल का आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा इतना करने से। हाँ अरे आ गया हाँ 106 है। इसके बाद करंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य कर लीजिएगा। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? 105वां ओबीसी कैटेगरी के लिए राज्यों के लिए पावर दी गई थी कि वो जो है वहां पे। हाँ आ जाएंगे, आप घबराओ मत, अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी बता देंगे। आप बैठ जाओ थोड़ा सा, घबराओ है। 106 हो चुके हैं अभी तक में। ठीक है, आर्टिकल हाँ ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ अभी, आप इसी में ना डिस्कस करो अभी। हाँ तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ये हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। यदि आपने काम नहीं कर रहा तो आप नहीं कर पाओगे, आपने नहीं किया है तो नहीं कर रहा हो, ये भी बता दे रहा हूं। यदि आपने पॉलिटी पे काम कर रखा है तो पहले दिन पॉलिटी क्यों रखा? क्योंकि आपका फेवरेट है, मुझे पता है। पहले दिन आपको एक बूस्टअप मिल जाए कि एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अगले दिन है मॉडर्न हिस्ट्री। केवल मॉडर्न मैंने रखा, न एंशिएंट न मेडिवल। मॉडर्न में आधुनिक भारत से जुड़े घटनाक्रमों का कालानुक्रम रिवीजन करना है। केवल और केवल
घटनाक्रम का कालानुक्रम रिवीजन की किस काल घटनाक्रम में क्या क्या घटना घटी है। एक तरफ से रिवाइज कर लिया, अच्छा ये वायसराय रहे, इनके इनके ये चीजें रहीं। आप एक बार फ्रीडम स्ट्रगल का एक बार सीक्वेंस देख लिया, किस कालानुक्रम में क्या क्या चीजें हैं आपने बना रखा होगा। ठीक है, या तो फिर पीवाईक्यू के भरोसे चले जाइएगा, वहां पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हाँ डिटेल नहीं, हाँ लिस्टिंग रिवीजन ही करना है, और क्या कर सकते हैं एक दिन में, हो चुका। बाकी वो पिछले वीकों में यही दिया जा रहा था, डिटेल रिवीजन का ही काम किया जा रहा था, पिछले सप्ताहों में तो यही चल रहा था। इसके बाद करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, 1 घंटे का काम है, 1.5 घंटे का। वैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अभी पढ़ा के भेजूंगा मैं आपको। पूरा 3 घंटे का राष्ट्रीय परिदृश्य का सेशन हुआ था। उसमें भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये थे कि क्लास में डिस्टरबेंस ज्यादा है, अतिरिक्त बातें ज्यादा है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो अगला है आपका क्या हुआ, हम एंशिएंट, वो मॉडर्न क्लियर हो गया। आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू भी आपने स्टार लगा रखे होंगे, कुछ बनाए हैं, कुछ किया है नहीं किया है, पक्का है। शॉर्ट नोट्स है अपने खुद के, आधुनिक भारत के, काम किया है कि अभी करना है, हैं हुआ है, बस उतना ही जितना कर रखा है। 2 पेज, 10 पेज, 15 पेज ढूंढने तो नहीं निकलोगे ना मार्केट में, कोई 15 पेज का मिल जाए, 10 पेज का मिल जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। यदि करना है तो फिर अगले साल 26 में फिर बात बनेगी। तो आपका जो शॉर्टलिस्टेड कंटेंट है उसको आपको रिवाइज करना है यहाँ पे डे 2 में। करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा एक बार देख लेना, बहुत रफली रफली। देखो एक चीज और बताऊं, करंट अफेयर्स में आप हेडिंग भी प्रॉपर देख के थोड़ा सा उसका ग्लिम्स तो आपको रिवीजन में, ये नहीं पूरा एक एक पॉइंट रट रहे हो। हेडिंग देखा, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखा, आगे बढ़े, हेडिंग देखा, बैकग्राउंड देखा, आगे बढ़े। गॉट इट। अगला चलते हैं एंशिएंट मेडिवल, एक साथ मैंने कर दिया है। प्राचीन भारत के घटनाक्रमों का कालानुक्रम रिवीजन, थोड़ा सा जैसे फैक्चुअल है, अशोका देख लिया, इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे ज़्यादा रखना है। इंडस वैली गए, थोड़ा थोड़ा देखा, उसमें मुश्किल से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डे को 2 भागों में बांटना, एक प्राचीन का और एक मेडिवल का। पूरे दिन को 2 भागों में बांटना, शुरुआत के 5 घंटे प्राचीन के लिए, सेकंड 5 घंटे मेडिवल के लिए। ठीक है, यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो ये भी आसान है, यही एक तरीका है लास्ट टाइम पे। अब आप सोचें कि अब हम मुझे एक एक दिन पूरा चाहिए तो 7 दिन में नहीं हो सकता। ठीक है, 5 घंटे में इतना कंटेंट आपके पास हो कि आप रिवाइज कर लो। शुरू से बोला जाता है आपको कि आपके पास कीवर्ड, की नोट्स होने चाहिए, कीवर्ड पे तैयार करो, साथ में साथ हाईलाइट करते जाओ, बुक को हाईलाइट करते जाओ। वो काम 6 वीक में नहीं, इससे पहले किया था तो 6 वीक में तो कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, लूसेंट उठा के मत बैठ जाना इस टाइम पे। ठीक है ना, नहीं होगा उससे। आपको अपने पीवाईक्यूज पे काम करना है, पीवाईक्यू आपके पास है। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत डे 3 में खेल पुरस्कार, इसको एक बार रफली देख लेना। ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी में भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, महत्वपूर्ण आंकड़े, डे 4 है आपका, इसका रिवीजन करना है आपको। हाँ, इसके बाद विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, इंडिया और वर्ल्ड एक ही दिन है, महत्वपूर्ण आंकड़े, इसका रिवीजन। करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, नियुक्तियां, प्रमुख दिवस। ठीक है, डे 5 में गए इकोनॉमी, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, महत्वपूर्ण आंकड़े। पर्यावरण इसी दिन है, पर्यावरण के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, महत्वपूर्ण आंकड़े। करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य का रिवीजन और पर्यावरण परिदृश्य, ये भी करंट भी साथ साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी देखो इकोनॉमी और पर्यावरण से जो भी क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो करंट बेस होते हैं, तो साथ में करंट लेकर के भी बैठिएगा। देखो ये एक कंसाइज तरीका है 7 दिनों को कैसे हम डिवाइड करें अपनी स्टडी में। या तो ये है कि हम कंफ्यूजन होके पढ़ते रहें, मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये ऐसे पढ़ लिया, या तो एक आप सिस्टमेटिक तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि आप पढ़िए तो ऐसे डिवाइड करके पढ़िए चीजों को, डे वाइज डिवाइड कर लीजिए, आसान रहता है। ठीक है, आप इसको आराम से देखते हुए जाओ, भरोसा करिए जितना पीछे पढ़ रहे हैं वो सब सेव हो रहा है हार्ड डिस्क में, वो वहां पे सब फॉर्मेट नहीं हो रहा फाइलें। ठीक है, पॉलिटी फिर पता चला इस दिन है बैठे, अरे पॉलिटी है वो फिर रिवाइज कर लूँ, वो नहीं करना का,
हो गया एक बार कंप्लीट। 7 दिनों की चीजें एक साइकिल में रहती हैं, पेपर तक याद रहेगी, इसलिए 7 डेज में पूरा साइकिल क्रिएट करना है आपको। पेपर तक 7 डेज के अंदर नहीं भूलता कुछ भी, यदि आपने पहले इससे पहले पढ़ रखा है। हम फाइनल राउंड रिवीजन में, आपको पता हो मैंने एक सेशन लिया था रिवीजन कैसे करें, R1 R2 R3, तो R3 के बारे में मैंने बोला था ये R3 है आपका, R3 के बारे में बोला था कि R3 आपका 1 साल टिकता है यदि आप रिवीजन 3 पे जाते हो तो अब ये 7 डेज में यदि आप करके जाओगे तो रिकॉल पावर बढ़ जाएगी आपकी। मैं चाह रहा हूं इस टाइम पे एग्जामिनेशन से पहले पढ़ा हुआ रिकॉल कर पाओ आप वहां पे, तो ये कर लेना, ये काम करेगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स भी। इसके बाद साइंस में जीव विज्ञान महत्वपूर्ण पीवाईक्यू का त्वरित रिवीजन, भौतिकी में भी पीवाईक्यू रिवीजन, रसायन में भी पीवाईक्यू रिवीजन, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स के अंतर्गत वैज्ञानिक परिदृश्य, ये आपका डे 6। साइंस मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये आपकी आफत है, ये लास्ट बिल्कुल ताजी ताजी बिल्कुल पकी पकाई उसी टाइम पे रहे, फोकस भी बढ़ेगा और इसे कर लीजिएगा। शुरू में मैंने नहीं रखा इसीलिए ताकि लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल रेडी करके जाओ आप इसको, घबराना मत, क्योंकि पूरा पढ़ चुके हैं तो दबाव कम हो चुका है, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। क्योंकि यदि मैं पहले रख देता तो मुझे पता था लास्ट में फिर पढ़ते आप इसे, इसको ऐसे टाइम पे रखा गया कि बस पढ़ के जाना। अगला दिन आपका करंट अफेयर्स का है, पूरा करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स, हाइलाइट्स जो भी आपने किए हैं उनको रिवाइज करिए और बस ये अंतिम बात। इसके बाद आपको सब कुछ हाथ छोड़ देना है, पूरी कंप्लीट सीट सब खत्म। अब आप आराम से पेपर वाले दिन जाइए, उसे पढ़िए। इसीलिए मैंने 2 सीट दी हैं। पहली सीट दी है आपके पूरे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कैसे ये टाइम पूरा मैनेजमेंट होगा, और लास्ट स्ट्रेटजी को लेकर के एक सीट और एक सीट टारगेट सीट, ठीक है। ये अब इसमें कोई आपके क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कुछ लग रहा हो अनप्रैक्टिकल सा लग रहा है तो मुझे डिस्कस कर सकते हो ना। यूपी स्पेशल से जितने क्वेश्चन आते हैं बना ले जाओगे। अब आप मतलब 4-5 क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा एक दिन दे दूं या कुछ भी दे दूं, अब हो गया, पढ़े नहीं क्या यूपी स्पेशल तो हमने पूरा, बस खत्म हो जाएगा उससे। अभी भी अब अभी भी बचा हुआ है कुछ संप्रेषण कम्युनिकेशन का, एक बार रिवाइज कर लो, या तो लास्ट डे डाल दो, करंट अफेयर्स के साथ डाल सकते हो सी साइट, या करंट अफेयर्स अकेला, क्योंकि करंट अफेयर्स देखो 7 के 7 दिन है, लास्ट दिन फिर इसलिए डाल दिएगा क्योंकि 30 क्वेश्चन का सवाल है। इसमें आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। हाँ क्या हुआ? हाँ 25-30 का सवाल है। 4 पे ज़्यादा फोकस करना, साइंस मत छोड़ना, साइंस पे हमला करना जरूर एक बार। पॉलिटी सबसे पहले हमला कर सकते हो, ठीक है, और हिस्ट्री में हमला कर सकते हो आप, डायरेक्ट अटैक ना ना ला। आप सोचिए शुरुआत में मैं चाह रहा हूं क्यों छूट क्यों जाता, पहले दिन कॉन्फिडेंस बढ़े, आप समझो कुछ किया, पहले ही दिन कठिन डाल दूंगा तो अगला वाला टारगेट अगला दिन खराब। आप सोचो एग्जामिनेशन हॉल पे भी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दूसरा सॉल्व हो जाए, जो चीज पहले दिन लग रहा है हाँ कर पाऊंगा, पहले दिन में एक ऐसा सब्जेक्ट डाल देता जिससे आगे के 6 दिन खराब हो जाते। हो जा रहे हैं ना, अगर ये इधर उधर होता भी लेकिन उस जो चीज आती है उसे रिवाइज जरूर कर लो। ये हो सकता है कि वो छूट जाता, जो मुझे आता है वो छूट जाता, वो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को एक बार जरूर ओके करके जाओ। जो चीज आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आप उसको ओके करने के लिए सोच रहे हो, और जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उसको आप समझो कहां पे जो मजबूती है वो तो एक बार और पढ़ के जाओ, इसलिए सबसे पहले रखा है उसे। वो भरोसा करिए यदि आप इसे फॉलो कर पाते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिकॉल पावर बढ़ेगी, पूरा सिलेबस का रिवीजन होगा। ये अब आपके ऊपर है, आपका डिसिप्लिन है। पर डे को मैंने डिवाइड कर दिया, यही 7 दिन का तरीका हो सकता है। बाकी आपके पास यदि सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स हैं तो आप कर ले जाओगे, नहीं होगा तो फिर आपके साथ दिक्कत है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप जाइए, अगले साल मिलिए, अगले साल के अगले साल भी मिल सकते हैं आप, उसके अगले साल भी मिल सकते हैं, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल भी। इसी साल करना है तो आपको
अब इसी साल के लिए देखो, लास्ट बात और आपको बोलूंगा, ये टाइम एकांत का है, ये टाइम किसी से डिस्कस करने का नहीं, क्योंकि इस समय सब टेंशन में है। सबकी टेंशन का 1% भी आपके पास आता है तो आपको 1% करके, इसलिए ग्रुपिंग मत करिएगा, अपने आप में मग्न होकर अपना काम करना है। किसी का पॉलिटी नहीं पूरा हुआ तो आपकी क्या टेंशन है भाई, किसी का साइंस पूरा नहीं हुआ, वो अपना प्रेशर आपको बता रहा है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, आप अपना जो छूटा हुआ उस पर काम करिए। इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं, पूरा आपका साल खराब कर सकता है ग्रुपिंग इस टाइम का। 7 दिन कंप्लीट आपको आइसोलेट रहना है, कोई ग्रुपिंग नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं, ठीक है? क्योंकि कोई अपना अकेलापन आपके ऊपर थोपेगा, कोई अपना डर आपके ऊपर थोपेगा, कोई अपनी टेंशन आपके ऊपर थोपेगा। और जब ये होता है ना तो हमें लगता क्या है, आप चूंकि क्या हो, अभी बच्चे हो, समझ कम है, आप क्या करोगे, अरे यार ये परेशान हो रहा है, चलो मैं इसको हेल्प कर देता हूं, उसमें उतारू हो जाओगे। हेल्प करने के चक्कर में आप जो है फेल हो जाओगे। समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 99% बच्चा यही करेगा इस टाइम पे। अरे घबराओ मत, वो फिर आप मोटिवेशनल बाबा बन जाओगे कि अरे तुम्हें डर लग रहा, अपने को अंदर से लग ही रहा है, अंदर से अपने को धक धक हो रही है, लेकिन दूसरे के लिए शेर बन के खड़े हो जाते हो आप। कृपया करके ये काम करने से बचना। ये कैसे होगा? एक ही तरीका, एकांत। यदि जैसे ही आपने ग्रुपिंग की, मैं लिख के दे रहा हूं, आप वहीं से डाइवर्ट हो जाओगे। किस पे क्या हुआ? साइलेंट रहना है, मैं तो कह रहा हूं फोन साइलेंट रखिए, एयरप्लेन मोड होता है उसमें लगा के रखो। घर वालों को बता दो आप कि भैया इतने बजे यहाँ पे हैं, ये तो अपना, तो घर वालों को मत आप ग्रुप में शामिल, ठीक है? तो घर वालों को बता के चलो, घर वाले हर टाइम थोड़ा ना फ़ोन करेंगे, अभी तो बता के यहाँ पे बैठे हैं ना, बस बता के रहिए आप इतने बजे से इतने बजे तक बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अपने आप को बचाओ। यही 7-8 दिन होते हैं दोस्तों के चक्कर में, ग्रुप्स के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में डिस्टर्ब। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी देखने के चक्कर मत पड़ना, कोई स्ट्रेटजी कहीं काम नहीं है। वो चीट कोड वाली स्ट्रेटजी, कैसे तुक्का लगाएं, वो कृपया करके बचना, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि घबराहट सबके अंदर है, सब डरते हैं पेपर से पहले, कोई दिखाता नहीं है, अंदर से फील होता है, लेकिन सेवा कार्य नहीं करना है। ये काम सेवा कार्य का है, 13 तारीख को, 13 को मिलिएगा। निभाइए फिर अगले, अब 10 साल यही करिए काम, दोस्ती वाला यही काम कर लीजिए, फिर निभा ही लो, फिर 10 साल यही काम करना है, मैं निभाते रहिएगा, अगले साल फिर निभाइएगा, फिर अगले साल फिर निभाइएगा, है ना? आप समझिए, स्वार्थ, इसको स्वार्थ नाम मत दीजिए। आपका करियर, आपने पूरे साल भर की मेहनत आप लास्ट मोमेंट पे आके दाव में लगा रहे हैं। कोई चाह ही रहा है, किसी की स्ट्रेटजी है कि इसको डिस्टर्ब कर दो, आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? क्या आप भला कर दोगे, क्या दे दोगे आप उसके दिमाग में? जो साल भर नहीं पढ़ा, अब आकर के आपके ऊपर थोप रहा है कि मेरे को ये सही नहीं है, मेरा ये भूल रहा है। अरे इसलिए भूल रहा है, तुमने कभी रिवाइज नहीं किया, उस चक्कर में अपना करियर भी, वो तो चौपट था ही, आपको भी चौपट कर डाला। तो कौन सा आपने यहां देश सेवा कर ली, कौन सा मेडल लेने जा रहे हो भाई? कौन सा मेडल ले रहे हैं? किस समाज सेवा के चक्कर में पड़े हैं? ऐसे लोगों के साथ जो खुद परेशान है, खुद कभी पढ़े नहीं, परीक्षा के टाइम पे उनको पढ़ाई की याद आ रही है। क्या किए भाई 2 साल? जवाब होना चाहिए। आपके गार्जियन आपसे जवाब मांगते, मांगना उनका हक है, दिया था टाइम उन्होंने आपको, आपने इन समाज सेवा और इन सब चक्करों में अपना टाइम बर्बाद किया है। इसलिए समय अपने लिए सोचने का है। आप जब टेंशन में आओगे, तनाव में आओगे, जेब में 10 पैसे नहीं होंगे, तब कौन आके खड़ा होगा आपके पास, है ना? जीवन में कैरियर को सीरियस लीजिए, इसलिए बहुत नॉन सीरियसनेस से चीजें खराब हो जाती हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, नहीं समय तो बता ही देगा आपको, ठीक है? वक्त आपको सब बताता है, फिर कोई नहीं बताता, वक्त आके बताता है कि तुमने क्या किया था उस टाइम पे, और ईमानदारी से पूछना, पता चल जाएगा कि क्या किया था। इसलिए एकांत बहुत बड़ी औषधि का काम करेगा इस टाइम पे, उसकी भी एनर्जी एक मिलती है, उसका भी एक वो मिलता है, पावर मिलता है। कौन सी छोटी बात आपको बर्बाद कर देगी इस टाइम पीरियड पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी बात ये आएगी कि यार शायद तुम्हारा इस बार नहीं हो पाएगा,
ये बात यदि कोई आपके दिमाग में, और शायद ये कोई कह दे कि यार शायद इस बार तुम्हारा हो सकता है, वो भी आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। इसलिए आंख बंद करके जो टारगेट सीट दी है इसको फॉलो करना। नहीं करोगे, समाज सेवा में रहना है तो अगले साल भी मिलोगे, मुझे पता है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। किसी की कोई मदद नहीं करनी, किसी को कोई शॉर्ट नोट्स, किसी को कुछ नहीं अवेलेबल कराना है, अपने अपने से मतलब रखो, ठीक है। ये टाइम अपने से अपने का है। अभी तक खूब निभा लिया जो भी निभाना था, तेरा को फिर निभा लेना। कोई मंगल ग्रह थोड़ा ना जा रहे हो पेपर देने कि लौटते लौटते अब अगली सदी आ जाएगी। तेरा के बाद फिर बैठना, बताओ भाई क्या दिक्कत है, कहाँ समस्या रही, कहाँ क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ प्रॉब्लम आ गई। पर 13 तक थोड़ा, 12 तक थोड़ा संयम बरतो। खुद दिक्कत हो, खुद एंजाइटी हो, फिर बताया मैंने, हल्की रनिंग, मेडिटेशन, खुद से ही सही होगा वो चीज, ठीक है ना। थोड़ा करके देखो, हल्की रनिंग, आप शाम को आधे घंटे थोड़ा सा वॉकिंग या रनिंग कर लेते हो तो दिमाग रिफ्रेश हो जाता है ना। आपका शरीर है, आपकी बॉडी है। आप सोच रहे हो अरे कोई एक दुख बटाने वाला मिल जाए, मैं 4 बातें रो लूं, 4 बातें वो रो ले, मेरे जैसा ही मिले कोई, मैं जितना टेंशन में उतना ही तनाव वाला व्यक्ति मिले। कोई एनर्जेटिक मिल जाता है तो उसको भर देते हो फिर तनाव में, और इस समय क्या उफलाओगे आप। उफलाना समझते हो? कभी दाल चढ़ाइए, दाल उफलाती है, इस समय सिर्फ उफलाते हो आप, उबाल आएगी आपके अंदर, फालतू की उबाल। ये 13 के बाद उबाल आए तो अच्छा लगता है, अरे मेरे 135 सही है, मैं मेंस की प्रिपरेशन, ये बात सही हो तो ठीक है, अभी उबाल आएगी, अरे मेरा तो निकल ही जाएगा। ये वाली उबाल 13 के बाद करिएगा, अभी के बाद नहीं। अभी फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं देखो बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप करोगे, आप कर रहे हो। मित्रता में, यारी में, इधर की स्ट्रेटजी में, उधर की स्ट्रेटजी में आप पूरा 7 दिन ऐसे ही गोल गोल घुमा दोगे। हर साल बीतता जाएगा, हर साल, कब तक, कितने साल व्यतीत करने हैं भाई, कभी तो गंभीर बनिए। तो ये समय गंभीरता का है, 7 दिनों का, बहुत सिंसियर होकर के आपको पढ़ना है। हंसी मजाक हर चीज में नहीं होती है, ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। आएगा हंसी मजाक का 13 के बाद करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? ठीक, तो इसमें हर बात लिखी है, जो बात मैंने आपको दे दी है, ठीक है, हर बात कही है, और इसको आप पूरा करना। हाँ आ जाएगी, अभी मिल जाएगी। हाँ रिवीजन कर लीजिए, उसी से भी कर लीजिए आप। बाकी मैंने आपको पहले एक मैगजीन भी बोली थी, है ना, वो भी आपने किया ही होगा। अगले साल से, अगले साल क्या, अब अगला अंक जब भी आएगा हम टाइमली 1 मंथ पहले ही इसको रिलीज़ करेंगे। थोड़ा इस बार में हमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी लेवल पता चली, तो ये होता है मैगज़ीन के साथ, बट ये है कि ओवरऑल अगली बार से ये चीज़ें टाइमली होंगी। एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा डिले तो हुआ है। हाँ, और कुछ कह रहे हैं? और किसी का कुछ कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कुछ मन में घबराहट हो, मेरे से साझा कर सकते हो। और इस 7 दिनों में मेरे को भी अनावश्यक से बचना है। अपने आप पे भरोसा करिए ना। 7 दिन की, एग्जाम वाले दिन की लड़ाई किसकी लड़ाई है? आपकी अपनी है, अपनी लड़ाई, अपने लिए लड़ने जा रहे हो। एसडीएम आपके आगे लगेगा, डीएसपी आपके आगे लगेगा। तो यदि आपके अंदर ये कैलिबर है एसडीएम और डीएसपी जैसे, थॉट प्रोसेस भी डेवलप कीजिए। किस टाइम पे आपको एकांत से फायदा मिलेगा, किस टाइम से समाज सेवा से फायदा मिलेगा, पता चलिए, पता रहे। हाँ सर, जैसे एग्जाम में पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं आ रहा होता है। हाँ, फ्रॉग मेथड, जंप कर जाओ, उस समय का जंप करना है, कुछ नहीं करना, जंप करना है, क्लियर करके चलो आगे। फिर जंपिंग नहीं आ रहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पूरे 150 तक पहले जाओ, ठीक है। अब लाइन से 20 नहीं आ रहा है तो 2026 में फिर होगी बात। लाइन से 10-15 नहीं फंस रहे, तब भी 21वें में जाना। यदि लाइन से 20 नहीं आए 21वें में, तब भी जाना, हिम्मत इतनी रखना। अब 2 घंटे की बात है। पॉजिटिव तो रहना है, पॉजिटिव तो रहना भी चाहिए। और किसी के पास कोई बात, कोई मन में बात हो? लास्ट वीक में मैंने बोला था मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, तो लास्ट वीक में मेरे तरफ से यही तरीका हो सकता है।
और आपके पास यदि कोई इससे बेहतर तरीका हो पूरा रिवीजन करने का तो आप उसे फॉलो करिएगा। इस समय मिक्स मत करिएगा सब्जेक्ट कि आप एक साथ मिक्स करने का टाइम था 1 वीक का, वो हमने करके देख लिया। ये लास्ट वीक सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का है। आसान मैंने पहले दे दिए हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। 2-3 सब्जेक्ट पूरा होते ही आपके अंदर एक भरोसा आ जाएगा कि आप पूरा कर सकते हो। पहला वीक ही पूरा नहीं कर पाते तो फिर क्या होता, अगला दिन गड़बड़ हो जाता, वो अगला दिन गड़बड़ हो जाता। तो भरोसे के साथ ये पूरे 7 के 7 वीक आपको पूरे करने हैं, 7 दिन आपको अच्छे व्यतीत करना है। बीच बीच में मैं छोटे छोटे इनपुट्स आपको, जैसे वॉइस आइडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ ग्रुप में भेजता रहूँगा, सुन लेना। आपको थोड़ा भरोसा, ज़रूरी नहीं है सुनना बिल्कुल भी। मैंने जैसा बताया दूरियां रखनी है। नोटिफिकेशन ऑफ कर लो फ़ोन के सारे 7 डेज के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर वाले दिन अपना आराम से तेरा को बात करना, जिसको खोलना बात, अब बताना अपना नंबर कि भाई 135 तो मेरे बन रहे हैं, तुम भी बता दो कितने हैं। यदि वो कह दे कि भाई मेरे तो बहुत है बुरे हाल है फिर आप जो भी करना है करना। अभी आप दहाड़ रहे हो, बाद में आके आप फुसकार भी नहीं रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। अभी तो आप दहाड़े पड़े हो, बाद में आके आप अरे नहीं, ये हम दोस्तों के साथ करते हैं। अपनी हालत खराब होती है, दोस्त में हवा भर देते हैं। कहाँ गया आपका? लखनऊ गया। चलिए राजधानी बढ़िया, आराम से। हाँ बनारस साहब तो बहुत बढ़िया, सब पूर्वांचल ही डाल दिया है। ठीक, बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मैं वो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को हूबहू पालन करेंगे, जो कि नहीं करते, मुझे ये भी पता है। नहीं ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए। मैं तो ये चीज़ बिल्कुल कहता हूँ, मैं तो देखो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। एक शिक्षक का काम होता है वो अपना कार्य पूरा करना। बाकी तो आपने पिछले 6 वीक भी अपने अनुसार ही किया है, वो भी मुझे पता है। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका। यदि आपने भरोसा किया था तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट है। आज आप उस माइंडसेट के साथ बैठे हो कि चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। जिसने ब्लाइंडली फॉलो किया है तो सिलेबस कंप्लीट है उसका, और ये वीक आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका पूरा अगेन रिवीजन हो गया। और आपको क्या चाहिए? और बहुत आसानी से हुई होगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं होंगी। वो तो चलो मेंस में काम आएंगे, अभी तो प्रीलिम्स। प्री के तो सिंगल वही टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, देखो हमारा जो प्रयास है आने वाले समय में, चूँकि अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है ना, आने वाले समय में यही चीज़ आगे बहुत बेटर बनेगी। बट ये है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है व्यक्ति की, तो शुभारंभ है, शुभारंभ आगे बहुत बेहतर बनेगा। ठीक है, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, और मुझे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में खड़े कर दीजिए, ज्वालामुखी में भी खड़ा कर देंगे तो भी भरोसा रहता है कि यार शायद इससे नहीं, मैं ओवर मोटिवेट तो हूँ, मैं इतना मोटिवेट हूँ कि आप डिमोटिवेट तो नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, मैं बहुत बुरी परिस्थितियों से भी बहुत ही धैर्य के साथ निकल जाता हूँ। हर कोई भी परिस्थिति हो, आप यदि मेरी दिनचर्या और मेरे जीवन देख लें एक टाइम, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, पढ़ाई और लिखाई, आप सोचो 24 घंटे कंप्यूटर इस समय। निकल जाएंगे। हाँ, मैं तो बस कोविड में एक मोमेंटम ऐसा भी आया था कि शायद अब बस नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा था, हमारे ऊपर रहते थे आज तक के बहुत बड़े पत्रकार थे, आपको मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उसी टाइम पे, हाँ हाँ, वो उसी टाइम पे जैसे ही ख़त्म हुए बहुत बुरी स्थिति हो गई। बहुत एज्ड थे वो, और नहीं एज्ड नहीं थे, बहुत यंग थे, हमारे एज के थे।
मैं भी उसी टाइम पे कोविड में था और हमारे टावर में, पूरे टावर में कम से कम नहीं रहे होंगे, 150 लोग रहे होंगे। मैं उसी समय मीटअप करके आया था रांची से, वापस लौटा था। तो कोविड का वो टाइम पीरियड आया, घर कोई नहीं था आसपास, दूर दूर तक कोई नहीं था। टावर में बहुत आइसोलेट लाइफ होती है, आप हो अकेले आपका, ठीक है। मैं 21वें माले में रहता था, चीज़ें भी आसानी से पहुंच पाना वहाँ पे दिक्कत होती है। फिर मेरे एक फैमिली डॉक्टर थे, उनको कॉल किया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम्स में हूँ। उन्होंने कहा कि आइसोलेट रहिए। मैंने कहा दवाएं तो पहुँचाइए। फिर उन्होंने दवाएं पहुँचाई सारी, दवा लेना उन्हीं के उसमें चालू किया। तो एक मोमेंटम ऐसा आया कि सांस लेने में तकलीफ़ हुई। उसी समय एक घटना घटी, हमारे रविंद्र सर के बड़े भाई साहब ख़त्म हो गए। फिर दूसरी घटना घटी, हमारा डिज़ाइनर ख़त्म हो गया। तीसरी घटना घटी, एक टीचर थे, उनकी सिस्टर ख़त्म हो गए, झारखंड के टीचर। फिर इस चौथी घटना घटी, ऐसे करके विकेट गिरने 7 लोग गिर गए। हमारा जो टेक डिज़ाइनर था, जो हमारा टेक्निकल संभालते थे पूरा वेबसाइट वगैरह, वो ख़त्म हो गए। तो डेली मेरे पास फ़ोन आया, आज वो ख़त्म हो गए, ये हो गए। उस समय ऑक्सीजन वाला दौर था, सेकेंड वेव की बात थी। तो एक मोमेंटम ऐसा है, सांस लेने में इतनी तकलीफ मुझे लग रहा था कि यार यदि मान लो निपट गए 1%, ऐसा कंडीशन, क्योंकि लग रहा था। तो फिर मैंने कॉल लिया डॉक्टर, अपने जो डॉक्टर, मैंने कहा मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे भी करके एक बेड अरेंज कराइए। अब बेड उस समय मिल नहीं रहे थे, एनसीआर की बहुत बुरी हालत थी। तो उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल लग रहा है कि बेड कहीं मिल जाएगा। तो मैंने पहले उनसे पूछा अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि जो अस्पताल जा रहा था वही वापस नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं पास में, आपके पास होता तो कम से कम इतना करते कि हम आपको ऑक्सीजन दे देते, आपको अस्पताल आना पड़ेगा। फिर कैसे भी करके उन्होंने एक बेड अरेंज कराया। अस्पताल गया तो वहाँ पे और डर गया मैं, क्योंकि हर एक मोमेंटम में डेड बॉडी जा रही थी। फिर मैं डर गया, मैंने उनसे बोला कि यार आप कैसे भी करके घर पे वेंटिलेटर लगवा दो, ये हॉस्पिटल मैं नहीं रहना चाहता मैं। फिर मेरी फैमिली के कुछ मेंबर पहुँचे जल्दी, आनन फानन में सबको पता चला। मैंने बताया नहीं था एक्चुअली, ये था लगभग 7वां 8वां दिन था। खांसी लेने में दिक्कत, पूरा गला भर गया, जाम हो गया, मतलब मैं बहुत, ये एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि कोई ना कोई जा रहा है, वो एक सदमा जैसा होता है ना, वो सदमा बैठता चला गया। फिर फाइनली मैंने बताया ओवर मोटिवेटेड आदमी हूँ मैं बहुत, मैंने ईश्वर का नाम लिया, मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, मृत्यु तो जाना ही है। फिर मैं सोचने लगा मरने के बाद की कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें गुजरने लग गई। अभी ये बच्चा है, ये बच्चा है, अभी ये काम करना है, ये काम करना है, मेरे जाने के बाद क्या होगा, इसका क्या होगा, वो इसका क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं व्यक्ति को जब मृत्यु दिखने लगती है। मेरे फिर परिवार में बहुत सारे लोग ख़त्म हुए, 3 लोग ख़त्म हुए। हमारे ताऊ जी ख़त्म हुए उसी टाइम पे, उनको तो लगातार कंटिन्यू, अच्छा लगातार ये भी फ़ोन आ रहे थे, इसको बेड अरेंज नहीं हुआ, इसको ये नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा उसमें भी एक्टिव था, तो वो भी जब आता था वो कहता था भाई जो करना कर लो। मैं भी पड़ा हूँ साइड में, कोशिश काफ़ी की उस टाइम पे जितना पॉसिबल हो सका। एक एनजीओ के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे थे। मैंने पहले वाले में 100 झुग्गियों को हमने गोद ले रखा था, वो पहले लॉकडाउन में था। सेकेंड लॉकडाउन में हम 500 झुग्गियाँ जो है वहाँ गोद अभी भी है, वहाँ तो अभी मेडिकल और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं काम गाजियाबाद में करता हूँ। तो मतलब कंडीशंस ख़राब हो रही थी, कोई यहाँ तक कि उस समय जो है ना ट्रांसपोर्टेशन की हालत थी कि यदि कोई पर्सन प्रेग्नेंट है तो वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहा था। फिर ईश्वर की मर्जी थी, फिर बचा लिया ईश्वर ने, बस ये मान लीजिए। नहीं तो बहुत बुरे बुरे दौर आए हैं, 2-3 बार ऐसी ऐसी कंडीशन आई हैं, ऐसे एक कंडीशन आए कि अचानक से जा रहे हैं, जाते जाते लगा गाड़ी कहीं पूरी पूरी ट्रक आ गए, ट्रक से भिड़ते भिड़ते गाड़ियाँ बची हैं। तो मैंने वो मौत बहुत नज़दीक से देखी है, और तब लगता है कि कोई है, मतलब ये सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, तब लगता है कि कोई है जो आपके लिए जो है आपको सुरक्षित रखना चाहता है, बचाना चाहता है। हम रांची से आ रहे थे, और मेरा एक रूल है, जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ या कोई ड्राइवर चला रहा होता है, 1 बजे के बाद मैं गाड़ी चलाने नहीं देता हूँ। पूरा टीम बैठी थी और मैंने मना किया कि 1 बजे के बाद गाड़ी आप लोग, मैं सोता नहीं हूँ कभी भी कार पे, मैं बहुत मतलब स्ट्रांग रूल है। तो ड्राइवर ने कहा सर आगे कोई ढाबा मिल जाएगा वहाँ पे रोक देंगे। टाइम बज रहा था उस समय 2 बज गए ढाबा ढूंढते ढूंढते। झारखंड से हम सारनाथ वाले रूट पे थे, तो बिहार होके ही आ रहे थे। अब वहाँ पे चूँकि वो पूरा वीरान एरिया था, ड्राइवर माना नहीं। मैंने कहा बेटा रोक लो आप, नहीं तो आप इधर आ जाओ मेरे वाली सीट पे, मैं चलाऊँगा गाड़ी। वो तब भी नहीं माने, उसको आगे झपकी, एक झपकी आई, सामने ट्रक आया, ये सोचो स्टेयरिंग मैंने कैसे भी करके काट के नीचे उतार दिया।
गाड़ी उतारी, फिर कहे उसको मारा तो नहीं है नहीं, जैसे साइड लगवाई। तो मतलब कई बार मैंने ऐसे मोमेंटम देखे हैं जिस मोमेंटम में ऊपर वाले ने आके हिम्मत दी है, बचाया है। वो काम करता है आपके लिए, वो काम करता है यदि आप उसके भरोसे हैं तब। नहीं है भाई आप अपने ही भरोसे हैं, खुद को ही भगवान मान बैठे हैं, तो फिर नहीं है, शायद मुश्किल है काम करे वो पावर। हाँ बहुत है, बहुत लोग हैं। नहीं, आप यदि आप कभी ह्यूमन की यात्रा देखेंगे ना, आप ये देखिए हमारा जन्म कैसे हुआ है ना। हमारा जन्म कभी आप किसी माँ प्रेग्नेंट वुमेन को देखिएगा, उसके अंदर एक जीव बन रहा होता है, वो काम व्यक्ति नहीं कर सकता। आज तक कोई ऐसी लैब नहीं बनाई गई है जिसमें कोई जीवन डाला जा सके, इतना सब कुछ बना डाला इन्होंने। तो यदि वो वाला पूरा सिस्टम किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो होगा उसको रचना करने वाला। तो वो तो है, मानो ना मानो, सही बात है। चलिए, ये आपको मैं ईश्वर की अपार शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, भरोसा रखिए। यदि आपने मेहनत की है तो परिणाम सकारात्मक आएगा। इस बार का प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा 110 प्लस। मेरा तरफ से आपको टारगेट है 110 प्लस का अपने अंदर एक दिमाग में अभी बैठा के चलना है, ताकि वो वहाँ पे काम करे उस दिन। आप यदि अपना देखो, ये 7 दिन में फेलियर जपोगे तो फेल हो जाओगे, 7 दिन में सिलेक्शन जपोगे तो शायद सिलेक्ट भी हो जाओ। 50% चांस हो जाता है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया, सर प्रीलिम्स आ गया है, दूं कि ना दूं। मैंने कहा यदि नहीं दोगे तो 100% चांस है कि नहीं है होगा, और यदि दे दोगे तो 50% चांस हो सकता है कि हो भी जाए। यही है। यदि सफलता सोचोगे तो 100% चांस है कि सफल हो जाओगे, असफलता सोचोगे तो 50% चांस है कि असफल भी हो जाओगे। इसलिए इस दौरान ख्याल असफलता के जरूर आएंगे, पर असफलता सोचनी। पर क्वेश्चन में कभी कभी कोई केवल मात्र ऐसे जो शब्द आते हैं उसको कैसे टैकल किया? जैसे मान लीजिए अभी तुम्हारे टेस्ट सीरीज में मिले थे, आप बाहर में टेस्ट सीरीज में उसमें नहीं आते, लेकिन उसको एलिगेट करके काट लेते हैं आराम से। उस इसके लिए आपके पास क्या आइडिया? नहीं, मतलब केवल मात्र में क्या दिक्कत है? नहीं आता है कि पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा, वो केवल इस उसमें लिखा रहेगा केवल इससे संबंधित। हाँ देखो, जब एक चीज समझिएगा, जब बहुत एब्सोल्यूट सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस हो जो बहुत एब्सोल्यूट बात कर रहा है, तो आम तौर पे वो गलत ही होता है कथन। कई बार वो सही भी होता है, लेकिन 90% चांस होता है कि एब्सोल्यूट कथन गलत होते हैं। जहां पे इंग्लिश में थोड़ा देखा करो, यदि ओनली लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा वो कुछ कीवर्ड है, जिन कीवर्ड का फिर वो एब्सोल्यूट कथन नहीं होना चाहिए, सार्वभौमिक कथन नहीं होना चाहिए। यदि वो ऐसा कोई सेंटेंस बन रहा है तो फिर ये मान चलिए कि वो कीवर्ड एलिमिनेट कर सकते हो। एक तो ये वाले पे टैकल करना है, एक चीज करने सर उस पे जो नहीं दे रहा, ये आर और ए का सही स्पष्टीकरण है हाँ, नहीं है, ये आसान होता है। एग्जैक्ट रिलेट नहीं हो रहा। अब साइंस में हवा में लगती दोनों वो एक्चुअली क्या है, आपका जो कथन है ना, कथन और कारण ये क्लियर हो जाते हैं कि ये सही है, ये क्लियर हो जाते हैं। अब स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको परिभाषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका रिलेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इन दो शब्दों का प्रयोग कर लिया। आप समझिए इसको इस तरीके से देखिए कि इसको इस तरीके से देखते हैं। अभिषेक जी ने पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा कारण उसका दिया हुआ है कि अभिषेक जी ने पीसीएस 2025 का फॉर्म भरा था। दोनों स्टेटमेंट सही है, हैं? दोनों स्टेटमेंट सही। अब दोनों एक दूसरे को परिभाषित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं फॉर्म भरा होता, अब यही ऐसे होता, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है कि अभिषेक जी ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का फॉर्म भरा और नीचे कारण दे दिया जाता कि अभिषेक जी ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 का एग्जाम दिया। अब कारण जो फॉर्म भरना कथन था आपका, उसका कारण ये रिलेट नहीं कर रहा। सत्य है दोनों, लेकिन रिलेट नहीं है। कथन का रिलेशन होना चाहिए कारण से, सत्य होने की बात नहीं है। आप समझिए, आपका फॉर्म भरने का और एग्जाम देने का, देखो फॉर्म भरा तब एग्जाम दे रहे हैं, समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि फॉर्म नहीं भरते तो एग्जाम दे पाते, लेकिन फॉर्म भरने का मतलब यह नहीं कि आप एग्जाम देने चले गए, हो सकता है नहीं भी जाते।
तो यदि कथन आपका दिया हुआ है जो वो कारण के साथ रिलेट करना चाहिए, बस ये दिमाग में बैठाना है। जैसे और मैं इसको डीप जाता हूं, जैसे मान लीजिए यह आम का पेड़ है, ठीक है, नीचे आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है कि अभिषेक जी ने आम का बीजारोपण किया। तो बीज पड़ा, कारण, कारण क्या है उसका, बीज डाला गया पहले, कारण हमेशा पहले घटने वाली घटना होती है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कथन प्रेजेंट की घटना है जो प्रेजेंट में कोई हो रहा है, और कारण उसके पीछे का बैकग्राउंड होता है। आप ये क्लास ले रहे हैं, ये कथन है, लेकिन आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, ये कारण है। यदि पीसीएस का एग्जाम नहीं देते, आप अभी एसएससी के स्टूडेंट होते, तो ये क्लास आपके लिए रेलेवेंट थी। तो कारण हमेशा पास्ट में घटित होता है, कारण बैकग्राउंड की चीज है। बस यही तो समझना है कि ये जो कारण दिया है, क्या ये कथन से बैकग्राउंड है, कथन का बैकग्राउंड फिल्म चल रही है क्या। यदि ये दो चीजें समझ ले, रिलेशन 1 मिनट में पता चल जाएगा। आप कंफ्यूज पता है कहां पे होते हैं, आपका कंफ्यूजन मैं बताता हूं। आपका कंफ्यूजन क्या है, आपका कंफ्यूजन है कि आपको कथन और कारण दोनों की सत्यता पता चल जाती है, रिलेशन मैच नहीं कर पाते हो। आपको असत्यता भी पता चल जाती है कि ये गलत होगा, रिलेशन इसलिए नहीं हो पाता, कई बार कारण कथन में लिखा होता है, यानी जो बैकग्राउंड वाली बात है वो पहले लिखी हुई है, और बाद में उसको जो कथन की चीज है वो कारण में लिखी होती है। बस यही आपको समझना है। जो घटना प्रेजेंट में हुई है वो कथन है, उसके पीछे का कारण क्या होगा, जो पास्ट में बीता है। सर 10 क्वेश्चन अटेंड करने में मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन तो ये हो ही जा रहा है। तो आप एक बार ये चीज अभी मेरी बात समझ में आई, कारण क्या है, कथन क्या है। कथन प्रेजेंट है या भविष्य है, और कारण सर ऐसा नहीं कर सकते जो कथन और कारण, पहले कारण पढ़ लिया जाए क्वेश्चन में, उसके बाद कथन को पढ़ा। वो भी कर सकते हैं एज यू विश। जैसे आप कुशीनगर एग्जाम पेपर देने जाएंगे, जाएंगे हैं, आपका पीसीएस का एग्जाम सेंटर कुशीनगर है, तो कथन भी सही कारण है, रिलेट हो रहा है, ठीक है। यानी आपका एडमिट कार्ड जो आया ये पास्ट की घटना है, उसमें आपका सेंटर ये है, तब आप प्रेजेंट में वहां पहुंचना है। मतलब आप समझिए बहुत सिंपल सी बात है। कथन और कारण को समझना है तो आप एक बार टेंस समझ लीजिए, घटना का सीक्वेंस क्या है। एक चीज़ और होता है जो मान लीजिए जो 1 2 3 4 वाले जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें मान के चलिए कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके एक भी नहीं पता है। अभी पीछे मान लीजिए जो बुक्स आई आर वाले, पिछले वाले आर वाले पेपर में बुक्स थी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चारों को चारों नहीं पता होती हैं, तो छोड़ना है, उसको वो जो एलिगेट मेथड है, मत करो फिर। वो तो डाउटफुल 50-50 में चला गया, तुक्के में चला गया, एलिमिनेशन मेथड में चला, 50 में उसको ले सकते हैं। ले से बिल्कुल लीजिए उसको। यदि एलिमिनेशन में 2-3 1-2 एलिमिनेट हो रहे हैं तब तो 50-50 में जाएगा। मान लो एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है उसमें, या तो है कि नहीं है काम कर रहा है, आपको कुछ नहीं तो वो चला गया डार्क में, ठीक है। एलिमिनेशन काम कर रहा है यदि, तो वो चला गया आपका। अभी जो आपने बताया काल के हिसाब से, मतलब तो वो ज्यादा इजी होगा, मतलब जैसे हाँ, कथन कारण को रिलेट करना सीखो ना। 99% कथन कारण ऐसे ही होते हैं। आप कारण का मतलब क्या होता है, कारण का मतलब होता है बैकग्राउंड में घटी घटना, वही कारण होता है कोई भी चीज का उसी का परिणाम है। बस कारण का मतलब समझो ना, कारण क्या है। जैसे 1 2 3 4 होता है, ये आप किस सीरीज में मारिए, एलिगेट करके हो जाएगा। एग्जाम वाला क्वेश्चन पूरे पूरे करो। मैंने उसमें नहीं संतुष्टि होती एग्जाम हाल में, उसमें एक नंबर जोड़ना है। 25 छोड़ने हैं प्रभु। सर इस बार 25 नहीं छोड़ना, इस बार जो एग्जैक्ट नहीं आना बस वही छोड़ना। 5 क्वेश्चन तो 25 ऐसे क्वेश्चन हो, तो बाहर हो रहे हैं हम लोग हर बार, यही तो हम लोग को बाउंड्री लाइन 25 छोड़ना है प्रभु, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। फिर निगेटिव में जाएंगे फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। जिस क्वेश्चन से हवा नहीं लगेगी केवल क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन 20-25 मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। अब दिक्कत ये ऐसे है कि 2 ऑप्शन चारों नहीं पता, अभी बता रहे थे ना। नहीं, अब ऐसे 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसको 4 ऑप्शन नहीं पता है। हाँ, बात वरना सही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके 2 आंसर दिखते हैं, ये है कि ये है, तुक्के ये है, सारे ये है। मारेंगे आप। नहीं तुक्के नहीं मारे, नहीं 50-50 का को मैं तुक्के में काउंट करता हूँ। पूरा जो exact है, हाँ हाँ और उसके बाद जो भी बचे हैं उसको एलिमिनेट करके मारूंगा नहीं मारूंगा। नहीं ठीक। मार रहा हूं तो भी बाहर क्या कर रहा हूं? अच्छा ठीक। बात तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। डूबे तो अच्छे से डूबे। सर जिस टाइम डूबेंगे पेपर नहीं। 2024 में आया था, हाँ अगर वही पैटर्न फॉलो किया तो मतलब कितने
अब ये पेपर देखना पहले, फिर जजमेंट पे आना। अभी तो मैं तुरंत मैं नहीं बोलूँगा पेपर का लेबल क्या होगा, ये तो पेपर वाले दिन पता चलेगा। मैं नहीं कह रही 24 में तो पेपर आपने देखा ही होगा। हम्म, अगर उस टाइप का पेपर आ गया मतलब सेम आ गया तो स्पीड में रखना पहले तो। जो नहीं आ रहा बिल्कुल फंसवाना मत, वन लाइनर क्वेश्चन पहले निपटाना सारे, तो वही लेंदी में मत फंसना। इतने बड़े क्वेश्चन है, तुरंत उसको बोल कर ही पढ़ दो, तुरंत बोला कर ही आगे बढ़ो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। उसके चक्कर में वन लाइनर रह जाता है। हाँ, तो सबसे उसमें आसान दो, आसान question यदि होता पेपर लेंदी है 43-40 पेज से ऊपर का पेज बुकलेट पेज हैं, तो फिर आप लेंदी क्वेश्चन की जगह पहले वन लाइनर देख लेना, फिर लेंदी सेकंड राउंड में उनको देख लेना। वो देखते जाना, वो चीज़ें आपको हाँ हाँ, मैं कोशिश करूँगा यदि रहूँगा यहाँ पे तब। 7 तक संभावना है रहूँगा, बट यदि नहीं रहा तो फिर, क्योंकि कल परसों मुझे निकलना है यहाँ से, जयपुर जाना है, फिर तो थोड़ा सा है इस समय हेक्टिक शेड्यूल है, दिल्ली के दौरे बहुत है। मैंने बताया ना इसी वीक में, इसी मंथ में बुक लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड अप हूँ। बट आप पेपर दीजिए, अब पेपर तक का काम मैंने आपका पूरा करा दिया। पेपर के बाद अभी मेंस का जो मैंने बताया उसमें भी लग जाएंगे, मेंस में भी वर्क करेंगे। सर दिवाली बाद रखते तो ज़्यादा सही। दिवाली कब की है? 20 को 21 को है। 20 को है ना? 20 दिवाली और कैसी दिवाली, सब तो दिवाली बंद हो गई। मैं समझ गया आपकी बात, हाँ समझ गया। कोई बात नहीं, पहला वीक वैसे भी इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड वीक आपका जो है टारगेट स्टार्ट करेंगे, पहला वीक इंट्रोडक्शन रखेंगे। कंटेंट क्या क्या रखना है, क्या क्या मेंस तो करना ही है, ये इन केन प्रकार मेंस के क्वेश्चन पेपर पे लगना है। लंबी यात्रा है ये, सफ़र छोटा नहीं है। चरय वेती चरय वेती चरय वेती चरय वेती, थकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। रुकने वाले का कोई रुकना नहीं है। ठीक है, अब चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ।